Hello students, this is Kushendra Singh and welcome to Access Institute. Today we are going to discuss about the topic metals and non metals और हम इसमें देखने वाले हैं क्या क्या metals की प्रॉपर्टी होती है, क्या नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मेटल हम लोगों को नेचर में मिलते हैं किस तरह से मिलते हैं, इनको कैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं, क्या तरीका है और ये सारे टॉपिक्स जो भी इससे रिलेटेड हैं हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। और ये चैप्टर जो है आपके 10th बोर्ड्स के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो हम लोग इसको बहुत जल्दी से कंप्लीट करेंगे और देखेंगे क्या क्या मेन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। देखो सबसे पहले हम लोग अगर एलिमेंट्स की बात करें, देखो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, उन चीज़ों को हम कहीं ना कहीं क्लासीफाई करते हैं सो दैट हम उनको आसानी से समझ सकें, उनकी प्रॉपर्टीज़ को आसानी से समझ सकें। तो बेहतर तरीका क्या होता है किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने का कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को जनरलाइज कर दिया जाए, उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ देख ली जाए और वो जनरल प्रॉपर्टीज़ अगर हमारी किसी एक पर्टिकुलर किसी एलिमेंट के साथ कोरिलेट कर रहा है तो हम उसको बोल देंगे कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो है इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम इसको मेटल बोल देते हैं, नॉन मेटल बोल देते हैं या सो ऑन, जो भी हमको उसको बोलना है, जो भी नाम देना है नाम दे सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे हम एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला होता है मेटल्स और दूसरा होता है हमारा नॉन मेटल्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं और हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से। तो सबसे बेसिक जो ग्रुप करने का तरीका होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही होता है कि कहीं ना कहीं आप देखकर ही बता सको कि कौन सा एलिमेंट जो है आपका मेटल है और कौन सा एलिमेंट आपका नॉन मेटल है। सो द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो सबसे इजीएस्ट वे है इसको सेपरेट करने का वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हो इन इमेजेस को तो देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा जो एक शाइनी है, एक हमको देखने से ही पता चल रहा है कि ये शाइनी सब्सटेंसेस हैं सारे के सारे, इनके पास अपनी कुछ चमक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो इनके पास कोई चमक नहीं है, ये शाइनी नहीं है एक्सेप्ट डायमंड। आपको लग रहा होगा सर डायमंड लश्चरस है, तो बेटा ये लश्चरस नहीं होता है, इस पे शाइन नहीं होती है। डायमंड पे खुद की कोई शाइन नहीं होती है। डायमंड पे जब कोई बाहर से लाइट टकराती है, कोई रे उस पर पड़ती है तब वो शाइन करता है। तो ये बेसिकली एक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का फिनोमेना यहाँ पे होता है जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन डायमंड के पास अपनी कोई भी चमक नहीं होती है। डायमंड के पास, डायमंड भी बाकी अदर एलिमेंट्स की तरह यहाँ पे जो नॉन मेटल्स हैं इनकी तरह ये भी डल होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो देखो बेटा आप लोग बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये आप जानते हो कि मेटल जो होते हैं हार्ड होते हैं, सोनोरस होते हैं, लचरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं। तो वही कहीं ना कहीं मैं उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला है मेटेलिक लस्चर। मेटेलिक लस्चर, लस्चर मतलब होता है द प्रॉपर्टी टू हैव शाइनी अपीयरेंस। वो प्रॉपर्टी जिससे मेटल्स का एक शाइनी अपीयरेंस आता है उसको लस्चरस बोलते हैं, लस्चरस प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो आपने देखा होगा आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, अगर इनके सरफेस को सैंड पेपर से रब किया जाए तो क्या होता है कि ये इस तरीके से शाइनी अपीयरेंस हमको देना शुरू कर देते हैं। शाइनी अपीयरेंस ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है। तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग समझ चुके हैं क्या बेटा, मेटेलिक लस्चर। तो आपको अगर एग्जाम में इस तरह से आता है राइट डाउन और डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो आप उसमें मेटल और नॉन मेटल में फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले डिफाइन कर सकते हो और देन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हो। तो पहला है आपका क्या यहाँ पे बेटा, मेटेलिक लस्चर। सो मेटेलिक लस्चर क्या है, द ability or the property to show shiny surfaces that metals possess, it is called as metallic luster। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी क्या आती है बेटा, हार्डनेस। मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ। मेटल जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं और हम आसानी से उनको किसी चाकू से, किसी कोई हमारे पास कोई शार्प ऑब्जेक्ट है उससे कट नहीं कर सकते हैं। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर पोटेशियम, सर सोडियम। हाँ बिल्कुल, सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट मेटल होते हैं बट दे आर द एक्सेप्शंस। अगर बात करें मरकरी की तो मरकरी भी एक्सेप्शन है कि वो लिक्विड मेटल होता है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे जनरलाइज बातें कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आगे चल के देखेंगे जो एक्सेप्शंस हैं किसी भी मेटल या नॉन मेटल में। हर किसी भी कैटेगरी में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, वो मैं आगे चल के डिस्कस करूँगा। लेकिन यहाँ पे मैंने दो प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, पहला है मेटेलिक लस्टर और दूसरा है हमारा बेटा हार्डनेस। तो हम यहाँ पे दो प्रॉपर्टी समझ चुके हैं, मेटेलिक लस्टर और हार्डनेस। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी जिससे मैं किसी भी मेटल को शीट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, थिन फिल्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स
वो प्रॉपर्टी जिससे मैं उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स। आपने गोल्ड और सिल्वर की आपने अक्सर देखा होगा, जो स्वीट्स आती है, मिठाइयाँ आती है, उनके ऊपर एक सिल्वर का आपने लेयर देखा होगा, वो बेसिकली सिल्वर की शीट्स होती हैं। वो भी कहीं ना कहीं सिल्वर की मेलेबल प्रॉपर्टी की वजह से ही वो बन पा रही है। और अगर बहुत कॉमन एग्जांपल लिया जाए तो एल्यूमिनियम फॉयल आप लोगों ने घर में यूज़ किया होगा, तो वो भी मेटल की प्रॉपर्टी है, मेलेबिलिटी, कि वो शीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि हम उसको बना पाते हैं। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी बेटा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि वो प्रॉपर्टी जिससे मैं मेटल्स को वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं, मैं मेटल्स को तार के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं, उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। एंड गोल्ड जो होता है बेटा, इट इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड मोस्ट डक्टाइल मेटल है। और 1 ग्राम अगर मैं गोल्ड का इस्तेमाल करूं, अगर 1 ग्राम गोल्ड का इस्तेमाल किया जाए तो उससे 2 किलोमीटर की लेंथ तक का वायर हम लोग बना सकते हैं। इसकी वजह से अब हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज आ चुकी है, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की वजह से मैं मेटल्स को बहुत अलग अलग तरह के शेप्स में, अलग अलग तरह के साइजेस में, हमको जो चीज़ चाहिए, हमको अपने अकॉर्डिंगली, जो हमको जिस तरह का शेप चाहिए, जिस तरह का साइज चाहिए, उसके थ्रू हम लोग मेटल्स को अपने डे टू डे लाइफ में, और बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसी प्रॉपर्टी की वजह से उसको यूज़ कर पाते हैं। तो अब तक आपने 4 प्रॉपर्टी देख ली है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, अगला है कंडक्टर ऑफ हीट। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आप सब लोग जानते हो कि भाई हम लोग खाना जो बनाते हैं उसके लिए हम लोग मेटल्स के जो भी हमारे यूटेंसिल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, मेटल यूटेंसिल्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों मेटल यूटेंसिल्स का इस्तेमाल करते हैं? इसलिए ताकि खाना जल्दी से ईजिली हमारा गर्म हो सके, खाना पक सके। ठीक है। सो यहाँ पे एक आपको कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है, ये आपको एक मेटल का एक रॉड लिया गया है और यहाँ पे इसको हीट किया गया है। तो आप कुछ टाइम बाद क्या देखोगे, यहाँ पे हम इसको हीट कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने एक वैक्स यहाँ पे इसके साथ जोड़ दिया है। तो वैक्स जोड़ने से क्या होगा, पहले ये वाला पार्ट हीट होगा और धीरे 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 ये यहाँ तक ही कंडक्ट कर जाएगी, हीट जो होगी कंडक्शन होगा, जिसकी वजह से जो पॉइंट पे यहाँ पे इस एंड पे जो वैक्स है वो मेरा पिघल जाएगा, वो मेरा यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई मेटल के पास यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है दैट इट कंडक्ट हीट। So clamp an aluminum or copper wire on a stand, fix a pin to the free end of the wire using wax. Heat the wire near the clamp place. Heat transfer to the area of wax. It melts wax and pin drops, but the metal wire does not melt. तो यहाँ पे आपको बताया है कि ये आप इसको हीट कर रहे हो, यहाँ पे वैक्स लगा रखा है, आप हीट कर रहे हो तो वो वैक्स तो पिघल गया, लेकिन मेटल वायर जो है वो पिघला नहीं। तो आप सीधी सी बात जानते हो, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं ईजिली नहीं पिघलते, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। So it shows that metals are good conductor of heat and have high melting points. Next, silver and copper are the best conductor of heat, whereas lead and mercury are the poor conductors of heat. तो सिल्वर और कॉपर जो होते हैं ये आपके गुड कंडक्टर हैं हीट के, और लेड और मरकरी जो है ये आपके पुअर कंडक्टर होते हैं। सो इसमें हमने यहाँ पे मेटल की एक और प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया है, दैट इज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और उसमें भी मैंने आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। पहला दैट सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर, वेयर एज लेड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसमें मैं आपके जो भी एनसीईआरटी में पॉइंट्स आ रहे हैं, जो भी एनसीईआरटी में आपके इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होते हैं, वो सभी मैं स्लाइड में कवर करने वाला हूँ, इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। देन कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज़ द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन ईजिली पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। और इसी वजह से आपने, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, हम लोग घरों में वायर्स का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्योंकि ये गुड कंडक्टर है, हम किसी और चीज़ का इस्तेमाल, किसी नॉन मेटल का इस्तेमाल नहीं करते। सो सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया गया है कि इस तरीके से यदि आप एक बैटरी और एक यहाँ पे बल्ब लगाओ और इसको एक मेटल वायर के थ्रू जोड़ो, यहाँ पे आपने बेसिकली एक तरह का स्विच बना रखा है कि जब आप इसको जोड़ोगे तो ये बल्ब जो है हमारा ग्लो करना शुरू कर देगा। और इससे हमको पता चलेगा कि ये जो वायर्स हैं बेसिकली एक गुड कंडक्टर का काम कर रहे हैं। तो सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट, प्लेस ए मेटल इन द सर्किट बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी, the bulb glows, it indicates that metal are good conductors of electricity. The wires that carry current have a coating of PVC, polyvinyl chloride, or a rubber like material. They are insulated to prevent from electric shock. तो ये जो वायर है इसके ऊपर पीवीसी की एक लेयर होती है, जिससे क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है हमको, और
जो कंडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का वो इजी होता है, वो आसान तरीके से होता है। देन कमिंग टू द अनदर प्रॉपर्टी सोनोरिसिटी। सोनोरिटी जो होता है, सोनोरिटी मतलब द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने की जो टेंडेंसी है उसको सोनोरिटी बोलते हैं। बहुत सिंपल है भाई, देख के समझ आ रहा होगा कि घंटी है, एक घंटी को बजाते हो तो ऐसा नहीं लगता है कि वो आवाज़ रिपीट करके आ रही है, रिंग करके आ रही है। इसी प्रॉपर्टी को सोनोरिटी बोलते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस। हार्ड सरफेस स्ट्राइक करने पे जो साउंड प्रोड्यूस होती है, मैं आपको फिर से समझाना चाह रहा हूँ, मैं रिंगिंग साउंड की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं सिर्फ साउंड की बात नहीं कर रहा। अदरवाइज हर चीज़ को आप हिट करोगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी, बट जो चीज़ रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी वो मेटल्स होते हैं। मेटल्स आर सोनोरस सो दे आर यूज टू मेक बेल्स। इसी की वजह से मेटल सोनोरस है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको बेल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम दो प्रॉपर्टीज़ को और देख चुके हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे हमने क्या देखा है, देयर आर वेरी फ्यू इन नंबर एग्जाम्पल। ये बेसिकली हम लोग नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी की अब बात कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में हम लोग देख चुके हैं, हार्ड होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये 6 प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख चुके हैं। देन कमिंग टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जनरली बेटा देखो, नॉन मेटल जो होते हैं वो या तो हमारे गैसियस होंगे या हमारे लिक्विड होंगे। बहुत कम नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो कि सॉलिड होते हैं। सो वेरी फ्यू इन नंबर, दे आर वेरी फ्यू इन नंबर। मेटल, नॉन मेटल जो है पहली बात तो बहुत कम नंबर में है, जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ अ लिक्विड। नॉन मेटल सॉलिड और गैसेस होते हैं, लेकिन ब्रोमीन हमारा एक लिक्विड नॉन मेटल है। ओनली वेरी फ्यू नॉन मेटल हैव सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। कुछ ही नॉन मेटल ऐसे हैं जो आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं मेटल्स की तरह, जैसे कि ग्रेफाइट को देखा जाए। ग्रेफाइट नॉन लस्टरस होता है, हार्ड है। हम लोग बोल रहे थे कि नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, बट ग्रेफाइट हार्ड होता है, मेलेबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एंड सोनोरिटी इसकी नहीं है। कोल नॉन लस्टरस है, हार्ड है, बाकी इसमें कोई प्रॉपर्टी हमको नहीं देखने को मिलेगी। नाइदर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर भी आपको नो लिखा दिखा मिलेगा। अगला है सल्फर। सल्फर हमारा नॉन लस्टरस है। सल्फर यहाँ पे हमारा बेटा नॉन लस्टरस है, हार्डनेस नहीं है, कोई मेलेबिलिटी नहीं है, डक्टिलिटी नहीं है, नो good conductor of electricity and there is no sonority available in the sulfur. Then comes iodine. iodine आपको ये एक एक्सेप्शन की तरह लिख सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया कि जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉन लस्टरस, बट आयोडीन इज एन एक्सेप्शन, इट इज लस्टरस इन नेचर, सो it has lustrous surface, it is not hard, neither it is malleable nor it is ductile, it does not conduct electricity, और इसमें सोनोरिटी की प्रॉपर्टी भी नहीं होती है। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि आयोडीन इकलौता ऐसा एलिमेंट है, मेरा इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्टरस प्रॉपर्टी को शो करता है, जो कि हमारा शाइन करता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। देन ये कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में लिखा हुआ है। वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोन, सो देयर आर मेनी एक्सेप्शंस। ठीक है ना, ये कुछ और एक्सेप्शंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो कि मरकरी हमारा एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा मेटल है जो कि हमारा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। दूसरा मैं बात करूँ, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स के पास मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम की बात करें, अगर आप उसको अपने हाथ पे रखेंगे तो वो पिघलना शुरू हो जाएगा, बिकॉज दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अराउंड 37 और 35 डिग्री सेल्सियस। इतना कम इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है जो हमारे हाथ पे रखने से ही ये पिघलना शुरू हो जाते हैं। देन आयोडीन इज अ नॉन मेटल। अब यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आयोडीन हमारा एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्टरस है। आपने देखा था नॉन मेटल जो होते हैं वो हमारे नॉन लस्टरस होते हैं, दे डू नॉट हैव शाइनी सर्फेसेस, बट आयोडीन इज एन एक्सेप्शन, मैंने अभी आपको बताया था। कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। हम लोग आप 10th में पढ़े होंगे कि एलोट्रॉप्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़े होंगे कि कार्बन की अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स होती हैं। सो डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस एंड हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आप यहाँ पे देख पाओ तो ये कुछ ना कुछ एक्सेप्शन शो कर रहा है। नॉन मेटल हार्ड नहीं होते, बट डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। नॉन मेटल कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के, बट ग्रेफाइट की बात करें तो इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगला है एल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ, दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। अगला हम लोग यहाँ पे बात करें कुछ मेटल्स की जिनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। आप
क्लास 11th में समझोगे जाके एल्कली मेटल्स किसको बोलते हैं, लेकिन अगर मैं जनरलाइज करूं तो एलिमेंट्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दे आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। आप उनको आसानी से चाकू से काट सकते हैं। सो ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लिया है। अब बेटा देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारा क्या क्या आने वाला है, सबसे पहले आप जनरलाइज कर देना, आप उनकी हार्डनेस, सॉफ्टनेस के बारे में बात करना, आप मेलेबिलिटी के बारे में बात करना, सोल्युबिलिटी के बारे में बात करना, आप गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करना। और इसी में ही आपके अराउंड 5 पॉइंट हो जाएंगे। तो आपका अगर कोई 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप इन 5 पॉइंट को लिख सकते हैं और आपको पूरे नंबर वहाँ पे मिलने वाले हैं। देन अगर दूसरा हम लोग बात करें अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो बेटा देखो यहाँ पे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें मेटल्स की। सो एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, मैग्नीशियम रिबन को अगर हम लोग बर्न करते हैं, ये मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी है और ये नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी है। फिर मैं मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज को और अच्छे से समझाऊंगा आपको। सो बर्न मैग्नीशियम रिबन, कलेक्ट द एशेज एंड डिजोल्व इन वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म। तो मेरे को यहाँ पे पता चला कि जब भी मैं किसी मेटल को बर्न करूँगा या मेटल को रिएक्ट कराऊंगा, अब मेटल बर्न होता है तो भाई हमारे सराउंडिंग में एयर है, उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन तो थोड़ा सा नॉन रिएक्टिव होता है, नाइट्रोजन इजीली रिएक्ट नहीं करता है, ऑक्सीजन करता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मेटल्स हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे वाटर में डिजोल्व होने के बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स होते हैं और या फिर मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। कैसे मैंने पता किया, इसको मैंने लिटमस सॉल्यूशन से या लिटमस पेपर टेस्ट से पता कर लिया। सो यहाँ पे हमने क्या किया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया वाटर में डिजोल्व करने के बाद, इस सॉल्यूशन को हमने लिटमस पेपर से चेक किया तो पता चला कि रेड लिटमस को इसने ब्लू कलर में चेंज कर दिया है, जिसका मतलब ये जो सॉल्यूशन बना है ये मेरा बेसिक नेचर का बना है। लाइक 2 Mg + O2 gives 2 MgO एंड MgO रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक्वस AQ मतलब होता है वाटर में डिजोल्व, एक्वस। सो अब यहाँ पे हमको पता चला कि जो मेटल हमारा जब एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो जो सब्सटेंस बनाने वाला है वो कैसे नेचर का होने वाला है बेटा, हमारे यहाँ पे बेसिक नेचर का होने वाला है। अब मैं थोड़ा सा अगर नॉन मेटल्स की बात करूँ तो सल्फर हम नॉन मेटल ले लेते हैं। जब सल्फर को हम लोग हीट करेंगे, जलाएंगे, बर्न करेंगे तो यहाँ से जो गैस रिलीज होती है दैट इज SO2, और इस SO2 गैस में अगर वाटर मिलाया जाएगा देन इट गेट्स कन्वर्टेड टू सल्फरस एसिड। ये हमारा सल्फरस एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। और सल्फरस एसिड के बारे में पता कैसे चला, क्योंकि इसने ब्लू लिटमस चेक किया और ब्लू लिटमस हमारा कैसे कलर का हो गया है, रेड कलर का हो चुका है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जब भी नॉन मेटल जो है जब भी हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो जो कंपाउंड बनने वाला है वो बनने वाला कंपाउंड का नेचर कैसा होने वाला है बेटा, एसिडिक नेचर होने वाला है। तो सिंपली यहाँ से आपको एक बात समझ आना चाहिए कि मेटल जब भी जलते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। मेटल ऑक्साइड्स का नेचर होगा बेसिक और नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर होगा एसिडिक, क्योंकि ये वाटर में डिजोल्व होने पे एसिड दे रहे थे और ये वाटर में डिजोल्व होने पे बेस दे रहे होते थे। और आपको यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी के बारे में पता चला, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। चलो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देन नेक्स्ट है हमारा तो अब मैंने अभी जैसे आपको बताया कि मेटल जो है हमारा ऑक्सीजन में बर्न करने पे मेटल ऑक्साइड बनाता है, लेकिन सभी मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है ऑक्सीजन के साथ वो एक जैसी नहीं होती है। कुछ मेटल्स बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स बहुत धीरे से रिएक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं एक यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया है रिएक्टिविटी के बेसिस पे कि सोडियम जो मेटल है मेरा वो हाईली रिएक्टिव होता है, वो आसानी से रिएक्ट करता है। कि अगर सोडियम को मैं बाहर रख दूँ तो ये एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्शन बहुत हाईली एक्सोथर्मिक है, जिसकी वजह से आग लग जाती है बहुत आसानी से। लेकिन कॉपर की अगर बात की जाए तो ये कॉपर जो है हमारा बहुत कम रिएक्टिव होता है और आसानी से रिएक्ट नहीं करता है। सो वी नीड टू हीट द कॉपर। अगर मेरे को कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करानी है तो मुझे वहाँ पे उसको हीट करना पड़ता है। सो ट्राई टू बर्न वेरियस मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम ओवर ए flame. Sodium burns easily with yellow flame, magnesium white, copper shows blue green and aluminium show white. The metal surface appears silver white after burning. Reactivity of metal to oxygen is in decreasing order is this. मेटल ऑक्साइड की लेयर बनती है, मेटल ऑक्साइड बनता है जो कि सिल्वर वाइट कलर का होता है। सो ऑफ द प्रोडक्ट्स metal oxide, sodium oxide is soluble in water, other metal oxides are insoluble.
और यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए कि जो भी मैं यहाँ पे ऑक्साइड्स बना रहा हूँ उसमें देखो क्या होता है कि हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ईजिली हमारा वाटर में डिजोल्व भी हो जाता है, क्योंकि वाटर के साथ भी ये हाई रिएक्टिविटी शो करता है। सो यहाँ पे हमने देखा कि सोडियम जो है हमारा जो ऑक्साइड बनाएगा वो वाटर में सॉल्युबल होगा, लेकिन अदर ऑक्साइड जो होते हैं दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, और अगर सॉल्युबल होंगे तो बहुत पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं हमारे ये वाटर में। तो यहाँ पे आपको एक और प्रॉपर्टी समझ आई, आप इसको एज अ पॉइंट लिख सकते हो कि मेटल हमारा जब भी एयर के साथ बर्न किया जाएगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, उसमें जो सोडियम होगा हमारा हाईली रिएक्टिव होगा, तेजी से रिएक्ट करेगा, और कॉपर हमारा लेस रिएक्टिव होगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपने फर्स्ट चैप्टर में केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, आपने देखा था जो हाईली मेटल्स होते हैं रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ यहाँ पर भी फॉलो हो रही है। जो मेटल हाईली रिएक्टिव है वो तेजी से रिएक्ट कर रहा है, और जो लेस रिएक्टिव है वो धीरे से रिएक्ट कर रहा है। तो ये एक और प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर डिस्कस की, दैट मेटल्स बर्न इन एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। अब इस मेटल ऑक्साइड के बारे में यदि मैं बात करूं तो ये मेटल ऑक्साइड की क्या प्रॉपर्टी होगी, ये बेसिक नेचर का होगा। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमको बेस मिलने वाला है, बेसिक नेचर मिलने वाला है। देखें अगर हम लोग ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, जैसे मैंने आपको बताया मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, बट हर मेटल की रिएक्टिविटी एक जैसी नहीं होगी। कुछ मेटल हाईली रिएक्टिव होंगे लाइक सोडियम, वो आसानी से रिएक्ट कर जाएंगे, मैग्नीशियम थोड़ा हीट करना पड़ेगा। लेकिन कॉपर अकेला ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारा बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि जब भी कॉपर ऑक्साइड बनेगा, तो मैंने आपको पीछे क्या बताया, सिल्वर वाइट बनेगा, बट कॉपर ऑक्साइड ऐसा होगा जो कि आपका ब्लैक कलर में जाएगा, ये ब्लैक कलर का शो होगा। और एल्यूमिनियम का अगर रिएक्शन कराएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा जो कि हमारा वाइट कलर का होगा, या सिल्वर वाइट आप बोल सकते हो। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने एक और बता दिया, जनरलाइज क्या कर दिया, सिल्वर वाइट बनेगा, लेकिन कॉपर ऑक्साइड जब बनेगा, कॉपर को आप हीट करोगे तो ये किस कलर में हो जाएगा बेटा, ब्लैक कलर में हो जाएगा। तो यहाँ पे एनसीईआरटी का एक और लाइन मैंने आपको नोट करवा दी, आपको समझा दिया है कि बेटा ये वाला पॉइंट याद रखना। जनरलाइज सब बच्चे पढ़ के जाएंगे, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं आप लोग याद नहीं रखते हो, और यही कहीं ना कहीं हमको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाते हैं। पॉइंट्स जो होते हैं अगर हम इनको यूज करेंगे तो ये हमको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाते हैं, 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए या आधा नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए हर क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं आप इनको यूज कर सकते हो। तो अगला उसके बाद हम लोग देखते हैं, देन कम्स What happens when metals burn in air? मेटल ऑक्साइड का अगली प्रॉपर्टी कुछ और है कि मेटल ऑक्साइड जो है हमारा बेसिक नेचर का होता है। मैं आपको बताया कि मेटल ऑक्साइड को जब पानी में डिसॉल्व करोगे तो बेस मिलने वाला है आपको, ब्लू लिटमस को ब्लू ही रहने देगा, रेड लिटमस को भी ये ब्लू कर देगा। बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि दोनों तरह का नेचर शो करते हैं, और इन एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इनको बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बिकॉज दे कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा, और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, तो आपने क्या याद रखा, मेटल की प्रॉपर्टी में मेटल एयर के साथ बर्न करेगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, सभी की रिएक्टिविटी एक जैसी नहीं होगी, कुछ हाईली रिएक्टिव होंगे, कुछ लेस रिएक्टिव होंगे। कॉपर ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, मेटल्स का ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बेस मिलेगा। लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे कि जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एसिड और बेस दोनों तरह से रिएक्ट कर सकता है, दैट इज वाई इनको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलने वाले हैं, इनको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। ये हमने मेटल्स के बारे में, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, सोडियम एयर के साथ क्या होगा और क्या हमारा वहाँ पे चेंज हमको देखने को मिलेगा, वो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। देन अगला है, मैंने आपको बताया कि सोडियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हम सोडियम को केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव होने की वजह से हम उसको एटमॉस्फेयर में नहीं रख सकते। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल बट सम आर सॉल्युबल टू फॉर्म एल्कलीज। एल्कलीज आप पढ़ चुके हो कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड वाटर इनसॉल्युबल हैं, लेकिन कुछ जो है वो वाटर सॉल्युबल है। ऑल मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विगरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन, हैंस दे आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। तो यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी समझ आ गई कि मेटल की रिएक्टिविटी के बेसिस पे एक और बात बोली गई है कि मेटल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये हम
ओपन में नहीं रखे जा सकते। ओपन में ना रखने की वजह से हम इनको कहाँ रखते हैं, केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि सभी मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल नहीं होंगे, कुछ मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल होंगे, और जो भी मेटल ऑक्साइड हमारे सॉल्युबल है वो जब वाटर में डिजॉल्व होंगे तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेंगे, एल्कलीज। एल्कलीज आप लोगों को मालूम होगा, एल्कलीज किसको बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस को। जो बेस वाटर सॉल्युबल होता है उसको एल्कली बोला जाता है। तो ये भी वाटर सॉल्युबल और ये भी वाटर सॉल्युबल, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एल्कलीज। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। जैसा मैंने आपको बताया, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या होगा, द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विद ए थिन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड, इट प्रिवेंट मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। अभी आपको यहाँ पे मैं आपको अगर समझाऊँ तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, कि देखो क्या होता है, हमने यहाँ पे देखा कि मेटल जो है हमारा, ये जो हमारा मेटल है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। मेटल हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और मेटल ऑक्साइड बना रहा है। और यहाँ पे इसने क्या बनाया बेटा, मेटल ऑक्साइड बनाया। कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं भाई, सोडियम हमने देखा, पोटेशियम हमने देखा, हमने लिथियम भी देखा, तो ये हाईली रिएक्टिव है। ये हमारे कैसे हैं बेटा, हाईली रिएक्टिव है। अब हाईली रिएक्टिव होने की वजह से हम इनको केरोसिन ऑयल में डिप करके रख रहे हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, जैसे कि हमारा जैसे कि हमारा यहाँ पे एल्यूमिनियम हो गया, हमारा जिंक हो गया, हमारा लेड हो गया, हमारा मैग्नीशियम हो गया। तो ये हाईली रिएक्टिव नहीं होते, बट दे आर रिएक्टिव। तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड तो बनाएंगे, लेकिन ये जो मेटल ऑक्साइड है इन एलिमेंट के सरफेस पे जाके डिपॉजिट हो जाती है। सरफेस पे जाके डिपॉजिट होगी और ये डिपॉजिट होके एक तरीके की प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। प्रोटेक्टिव लेयर क्यों, क्योंकि ये इस तरीके से इसको कवर कर लेगी और फिर फर्दर ऑक्सीजन जो है, अब फर्दर ऑक्सीजन एंटर नहीं कर पाएगी और फर्दर ऑक्सीडेशन हमारा रुक जाता है। तो एज अ मेटल ये जो है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करती है। इसीलिए आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि जब भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको सैंड पेपर से रब किया जाता है। क्यों, सो दैट ये मेटल ऑक्साइड की जो लेयर है इसको यहाँ से हटाया जा सके। Then coming back to the topic, so at ordinary temperature the surface of the metals such as magnesium, aluminum, zinc, lead, etc. are covered with thin protective layer of oxide. It prevents metal from further oxidation. ये metal को further oxidation से बचाता है. Iron does not burn on heating, but iron fillings burn vigorously when sprinkled in the flame. यहाँ पे एक पॉइंट और है, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आयरन जो है अगर आप उसको एज सच ऑक्सीमेटल बर्न करो एयर में तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, बट आप आयरन की फिलिंग्स ले लो, आयरन के छोटे छोटे पीसेस ले लो तो वो बर्न करते हैं और इस तरीके से वो जलते हैं। अगला है कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल कोटेड विद ब्लैक लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर बर्न नहीं करता है, लेकिन हॉट कॉपर लेंगे तो वो उसके सरफेस पे ब्लैक कलर आने लगेगा, ब्लैक लेयर आती है और वो ब्लैक लेयर होती है कॉपर ऑक्साइड की। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। और सिल्वर गोल्ड जो होते हैं ये हमारे रिएक्ट नहीं करते हैं हाई टेम्परेचर पे भी, क्योंकि दे आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। आप ध्यान रखेंगे मेटल्स को भी हम लोग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स ऑफ हायर रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी एंड नोबल मेटल्स दैट डू नॉट रिएक्ट एट ऑल। वो मेटल जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये हमारा एक और प्रॉपर्टी हो चुकी है मेटल्स के रिगार्डिंग। अगली हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा, ये मैंने अभी आपको बताया कि मेटल एल्यूमिनियम पे ऑक्सीजन की लेयर डेवलप हो जाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर डेवलप हो जाती है जो कि फर्दर प्रोटेक्शन करती है उसके ऑक्सीडेशन से। इसको हम एज अ यूजफुल टेक्निक हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट मेटल्स एल्यूमिनियम आर्टिकल्स फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। इसको बोलते हैं एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी और थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की मदद से हम क्या करते हैं एल्यूमिनियम आर्टिकल पे और एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की और लेयर चढ़ जाएगी तो फिर तो ऑक्सीजन का सवाल ही नहीं है कि वो अंदर वाले एल्यूमिनियम को खराब कर सके। और फिर इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर को हम लोग पॉलिश कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं और इससे हम लोग ऐसे एलिमेंट बना सकते हैं, ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो कि रस्ट फ्री होंगी, जो कि खराब नहीं होंगी। ए प्रोसेस ऑफ, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एनोडाइजिंग को। एनोडाइजिंग इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑफ aluminium. This improve resistance against
कोरोजन। इन दिस ए क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज, एनोड बनाया जाएगा, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट H2SO4। इसकी वजह से क्या होगा, द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व्ड एट द एनोड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू फॉर्म ऑक्साइड लेयर एंड दिस ऑक्साइड लेयर इज डाइड, कलर किया जा सकता है, पॉलिश किया जा सकता है और डिफरेंट तरह की चीज़ों में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और ये जो हमारे एलिमेंट्स होंगे, जो आर्टिकल्स होंगे, वो आसानी से ख़राब भी नहीं होंगे। तो ये हमारा हो गया एनोडाइजिंग के रिगार्डिंग। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। अब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देख ली, अब हम देखते हैं कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोसेस होगा, क्या हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बनने वाला है। तो देखो बेटा, जब भी मेटल हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। वो मेटल ऑक्साइड अगेन हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है और फिर बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। तो अगर आप मेटल वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड लिख रहे हो तो भी गलत नहीं है डायरेक्टली, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले लिखो मेटल वाटर प्लस मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। वो मेटल ऑक्साइड फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। सम मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। और ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हुई तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड जब बनता है तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और ये हाइड्रोजन गैस जो होती है ये जलना शुरू हो जाती है। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक सो द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन कैचेस फायर। तो यहाँ पे जो हमारी हाइड्रोजन होती है वो आग पकड़ लेती है। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा पोटेशियम है वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, जैसा मैंने आपको यहाँ बताया। इसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होकर क्या वो हाइड्रोजन गैस बर्न होकर क्या करती है, हीट एनर्जी प्रोवाइड कराती है। और अगर ना भी हम लोग हीट एनर्जी देखें तो हीट एनर्जी हमको जब ये डिजॉल्व होगा तब भी रिलीज होगी। ये हमारा हो गया जब मेटल हमारा वाटर के साथ रिएक्शन शो करेगा। देन अब जैसा मैंने आपको बताया कि एलिमेंट मेटल जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, कुछ बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो आप कैसे याद रखेंगे, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट करेगा और जैसे जैसे रिएक्टिविटी घटती जाएगी तो मेरे को पानी गर्म करना पड़ेगा। लाइक कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम कैन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट दे रिएक्ट लेस वायलेंटली देन सोडियम एंड पोटेशियम। कैल्शियम जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है बट इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली एंड द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। यहाँ से जो हीट इवॉल्व होती है वो हाइड्रोजन को जला नहीं पाती, इसलिए यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो है यहाँ पे हमको एक जैसा सोडियम के केस में मेरे को बहुत ही वायलेंट रिएक्शन दिख रही थी वो नहीं मिलती और आग भी नहीं लगती है। एक चीज़ आपको यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या होता है, कैल्शियम जैसे ही मैं रिएक्ट कराता हूँ तो कैल्शियम फ्लोट करने लगता है। एक्चुअली फ्लोट इसलिए करता है क्योंकि जैसे ही कैल्शियम रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन बबल्स क्रिएट होंगे और उन हाइड्रोजन बबल्स पे हमारा कैल्शियम जो है जाके चिपक जाता है, स्टिक कर जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम फ्लोट करना शुरू कर देता है। अब कैल्शियम के साथ हमने देख लिया। अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम के साथ ये रिएक्शन होती है हॉट वाटर के साथ। कोल्ड वाटर कुछ नहीं कर पाएगा मैग्नीशियम पे, हॉट वाटर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे ही हम हॉट वाटर लेते हैं तो रिएक्ट करता है बट रिएक्शन इज लेस विगरस एंड सिमिलर टू द कैल्शियम। यहाँ पर भी जो मैग्नीशियम है वो फ्लोट करता है बिकॉज मैग्नीशियम मेटल जो है वो बबल्स के सरफेस पे स्टिक कर जाता है और यहाँ पे हमको क्या मिलता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसमें मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि कभी कभी हम लोग अगर मेटल्स मैग्नीशियम की रिएक्शन स्टीम के साथ करा दें, हम लोग यहाँ पे स्टीम के साथ करा दें, तो याद रखिएगा जब भी मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड ना बना के यहाँ पे सिंपल ऑक्साइड बनेगा और ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो याद रखेंगे जब भी स्टीम के साथ मेटल रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड यहाँ पे हमको देखने को मिलने वाला है। क्योंकि ये रिएक्शन मैं आगे भी करूँगा, अगर आगे बात की जाए और एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, तो वो हमारा आसानी से रिएक्ट नहीं करते हॉट वाटर के साथ। दैट इज वाई दे आर अलाउड टू रिएक्ट विद स्टीम। तो ये हमको स्टीम के साथ रिएक्ट कराने पड़ते हैं। अगला है मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक रिएक्ट विद स्टीम नॉट विद कोल्ड और हॉट वाटर। जैसा मैंने आपको बताया, सो एल्यूमिनियम रिएक्ट विद वाटर, यहाँ पे देखेंगे आप गैस लिखा हुआ है यानी कि स्टीम, और मैंने बताया जब भी स्टीम के साथ कोई चीज़ रिएक्ट करेगी तो यहाँ पे ये हमारा क्या बनाएगी बेटा,
ऑक्साइड बनाएगी और ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी। यहाँ हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है। सिमिलरली Fe जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे Fe3O4 बनेगा। याद रखेंगे Fe2O3 नहीं लिखना है, ये Fe3O4 होता है। इसको बोलते हैं हम एक मिक्स्ड ऑक्साइड। ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब है इसमें Fe2O3 भी होता है और इसमें FeO, दोनों मिलके ये Fe3O4, देखो 2 और 1 3 और 3 और 1 4, Fe3O4। तो आप कंफ्यूज रहते हो कि सर Fe3O4 में क्या वैलेंसी समझ नहीं आ रही है। सो ये एक मिक्स ऑक्साइड होता है Fe2O3 और FeO का। Metals such as lead, copper, silver and gold do not react with water at all. सो मेटल्स, इस तरह के जो मेटल्स हैं इनको नोबल मेटल्स बोला जाता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये जो आपको एक एक्सपेरिमेंट दिख रहा है, ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। ये हमको बता रहा है बेसिकली ये हमको बता रहा है जो यहाँ से गैस प्रोड्यूस हुई है वो हमारी हाइड्रोजन गैस है। और ये कैसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपको एक्सपेरिमेंटल बेस्ड सवाल आ सकता है। बर्नर पे हमने यहाँ पे एक ग्लास वूल रखा हुआ है, पानी में सूखा हुआ, और यहाँ पे हमने कोई मेटल सैंपल रख दिया। जैसे हीट करेंगे वेपर्स निकलेगा, स्टीम इससे रिएक्ट करके जाएगा, रिएक्ट करेगा तो इसको कन्वर्ट कर देगा मेटल ऑक्साइड में। देन यहाँ से जो गैस आएगी वो हाइड्रोजन गैस होगी। डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हमने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को स्टोर कर लिया है और इसको बोलते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। वाटर नीचे जाता जाएगा और इसमें पूरे में गैस बढ़ती जाएगी। ये जो आपको एक ऑर्डर दिया हुआ है वो आपको मैंने पहले भी बताया, ये ऑर्डर है हमारा रिएक्टिविटी का। तो ये दोनों हाईली रिएक्टिव होंगे वाटर के साथ, ये लेस रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। ये हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर के साथ ये तीनों, ये हमारा हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और एल्यूमिनियम आयरन जो है वो हमारा स्टीम के साथ रिएक्शन शो करेंगे यहाँ पे बेटा। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है मेटल्स की रिएक्टिविटी वाटर के साथ। देन अब हम देखते हैं मेटल्स की रिएक्टिविटी एसिड्स के साथ। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, ये रिएक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। दैट मेटल्स और एसिड बोले जाए तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगा। मेटल की रिएक्शन आप डाइल्यूट एसिड्स के साथ कराओगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनने वाली है। सो मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और जो मेटल हाइड्रोजन के अपर होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाते हैं, लेकिन जो मेटल हमारे लोअर होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में वो मेटल जो है हमारा डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट इन द सेम मैनर। Put aluminium, copper, Fe, Pb, Mg, zinc separately in test tube containing dilute HCl. Suspend thermometer in the test tube so that their bubbles are dipped in the acids. The following reaction occur. देखो मैग्नीशियम HCl के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, H2 गैस रिलीज हुई। एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा हाइड्रोजन गैस। जिंक जो है जिंक क्लोराइड बनाएगा हाइड्रोजन गैस। FeCl2 बनाएगा हाइड्रोजन गैस। लेकिन कॉपर रख दोगे तो कॉपर रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो ये यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाया है। तो आपको मेन पॉइंट ये याद रखना है, ये आपका मेन पॉइंट है याद रखने का। और दूसरी चीज़ क्या है कि सभी मेटल एक जैसे मैनर में रिएक्ट नहीं करेंगे। तो अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात करूं बेटा, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज से देखा जाए तो जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर आ रहे होंगे वो तो रिप्लेस कर पाएंगे, लेकिन जो नीचे आ रहे होंगे वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। और मैं बोल सकता हूँ कि ये एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे चल के देखें तो ये मैं आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। So magnesium show fastest reaction and hydrogen bubble formation, records the highest temperature. The reactivity in this order: magnesium react faster and iron reacts very slower. So copper does not react with dilute HCl, so bubbles are not formed and no change in temperature. क्यों? क्योंकि कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन के नीचे आता है और नीचे वाला एलिमेंट लेस रिएक्टिव है, तो अपर एलिमेंट को कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। अब ये वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है कि अगर आप नाइट्रिक एसिड ले लेते हो तो आप यहाँ पे कभी भी हाइड्रोजन गैस को नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी वजह से क्या होता है हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है वाटर में, और जो हमारा नाइट्रेट आयन है वो नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड में चला जाता है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक और है कि मैग्नीशियम और मैग्नीस ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो कि हमारा बहुत डाइल्यूट
HNO3 के साथ अगर रिएक्शन की जाए तो ये हमारा हाइड्रोजन को बना लेते हैं। और ये वाला पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इतना, इस पॉइंट से आपका 2 नंबर का सवाल आएगा, 2 नंबर का सवाल पूरा कर दोगे कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस देता है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि मेटल जब HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो जनरली वो वाटर प्रोड्यूस क्यों करता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये सभी इस पॉइंट में 4 लाइनों में पूरा आंसर है कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएक्ट नहीं करेगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसकी वजह से हाइड्रोजन नहीं यहाँ पे बनेगा, हाइड्रोजन फर्दर ऑक्सीडाइज होकर वाटर बन जाएगा। तो ये आप याद यहाँ पे रखने वाले हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, देन एक्वा रेजिया। ये एक्वा रेजिया जो है आखिर ये किस लिए यूज़ किया जाता है? मैं आपको मेटल्स की रिएक्टिविटी बता रहा हूँ एसिड के साथ। एक्वा रेजिया जो होता है इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ एसिड, इसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं। क्योंकि देखो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जो होते हैं दे आर नॉट रिएक्टिव, ये रिएक्टिव नहीं होते। लेकिन अगर हमको इनको डिसॉल्व करना है तो सादा एसिड में नहीं हो पाएंगे, किसी सिंपल एसिड में नहीं हो पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंसनट्रेटेड HCl और HNO3 का एक मिक्सचर लेते हैं जिसको रॉयल वाटर या एक्वा रेजिया बोला जाता है। ये हाईली कोरोसिव होता है और इसमें हमारे नोबल मेटल्स भी डिसॉल्व हो जाते हैं। सो इट इज हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड, इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो गोल्ड और प्लेटिनम को यदि डिसॉल्व करना है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा हो चुका है एक्वा रेजिया के रिलेटेड, मेटल्स की रिएक्टिविटी के रिलेटेड। अब हम लोग यहाँ पे देखें, सो पुट ए क्लीन कॉपर वायर इन आयरन सल्फेट। अब हम देखते हैं कि जब मेटल दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन शो करेगा तो क्या होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा। ज़रूरत है आप दोनों एलिमेंट्स को, एक मेटल और एक सॉल्ट को एक्वस सॉल्यूशन में रखेंगे। आप गैसेस सॉल्यूशन में इस काम को नहीं कर पाएंगे, सॉलिड फेज में इस काम को नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे आपको बताया गया है कि यदि आप एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को डिप करते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो सडनली डिसअपियर हो जाएगा वहाँ पे। So put a clean copper wire in iron sulfate solution and iron nail in copper sulfate solution taken in test tube. After 20 minutes blue color solution टर्न्स ग्रीन। ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन होगा वो ग्रीन हो जाएगा, डिसअपियर होके ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट से क्या बन चुका होगा वहाँ पे, आयरन सल्फेट बन चुका होगा। सो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट डिस्प्लेसेस Cu फ्रॉम CuSO4 टू फॉर्म FeSO4। सो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है जो ब्लू कलर का था वो हमारा ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। सो द रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंडिंग सॉल्यूशन और इन मोल्टन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये ब्लू कलर जो है ग्रीन में हो जाएगा और ये जो है हमारा कॉपर वायर है आयरन सल्फेट में, तो यहाँ पे कोई भी चेंज हमको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखें हम लोग, सो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से जनरलाइज कर सकते हैं, दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर बेटर एविडेंस फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से मैं मेटल की रिएक्टिविटी पे कमेंट कर सकता हूँ, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। इफ़ ए मेटल A डिस्प्लेसेस मेटल B फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, इट इज़ मोर रिएक्टिव देन B। अगर A मेटल B मेटल को रिप्लेस कर पा रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि A ज़्यादा रिएक्टिव था, B कम रिएक्टिव था। तो ये आपका जनरल फॉर्म भी होता है। आपको पूछा जा सकता है जनरल फॉर्म बताओ, आपको बोल देगा कि हमने इस तरह से एक्सपेरिमेंटल भी सवाल आ सकता है कि बोलेगा हमने आयरन लिया, आयरन को कॉपर सल्फेट में डिप किया और जो कॉपर सल्फेट का कलर चेंज हो गया। अब पूछेगा व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, राइट द जनरल फॉर्म एंड राइट द एक्चुअल इक्वेशन। तो आप बता देंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये इसकी जनरल फॉर्म है और एक्चुअल रिएक्शन जो अभी मैंने आपको दिखाई कि हमारा यहाँ पे जो Fe होगा सॉलिड, ये कॉपर सल्फेट एक्वस के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे बनाएगा FeSO4 एक्वस और FeSO4 एक्वस के साथ कॉपर सॉलिड को ये हटा देगा। तो ये एक तरीका होता है मेटल सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन जब करते हैं। लेकिन ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद रिएजेंट्स लाइक ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड, सो वी कैन नॉट पुट ऑल द मेटल सैंपल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो हम सभी मेटल्स ऑक्सीजन, वाटर और एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो हम कहीं ना कहीं अभी
रिएक्टिविटी सीरीज पे ही बात कर रहे हैं, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, कम रिएक्टिव मेटल, उससे कम रिएक्टिव मेटल, तो हम ज़्यादा रिएक्टिव इस तरीके से नहीं रख सकते। सो व्हाट वी डू, वी जस्ट मेक ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, जिसके बेसिस पे हम एलिमेंट की एक लिस्ट बनाते हैं और इसी लिस्ट को क्या बोला जाता है बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज बोला जाता है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे रिएक्टिविटी सीरीज जो कि हायर अपर एलिमेंट जो होंगे ये मोस्ट रिएक्टिव होंगे और नीचे वाले एलिमेंट जो होंगे ये लीस्ट रिएक्टिव होंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये मोर रिएक्टिव देन कार्बन एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये एलिमेंट का जो ये वाला पॉइंट है ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आगे चल के हम इसको यूज करेंगे आगे चल के हम इसको यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जब हम करने वाले हैं। ये जो होते हैं हमारे जिंक से बीच के, ये लेस रिएक्टिव होते हैं कार्बन से और ये बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव होते हैं एलिमेंट, तो इनके लिए हम अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर इनको हमको एक्सट्रैक्ट करना है तो इनके लिए अलग तरीके होते हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो ये जस्ट बेसिक एक एक्टिविटी सीरीज है जो आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ी होगी। देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज हमारी खत्म हो चुकी है। यहाँ पे नॉन मेटल मेटल की प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है। उसके बाद देखते हैं आखिर एक मेटल और नॉन मेटल जो होता है ये क्यों रिएक्ट करता है, मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ क्यों रिएक्ट करते हैं। तो बेटा देखो, इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि हर एलिमेंट जो है अगर देखा जाए तो नोबल गैसेज और मेटल नॉन मेटल होते हैं। भाई नोबल गैसेज का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट होता है। नोबल गैस हैव ए कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, सो दे शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी। नोबल गैसेस का जो वैलेंस शेल होता है कंप्लीटली फिल होता है तो उनकी एक्टिविटी कम होती है, वो केमिकली एक्टिव नहीं होते। सो इसीलिए रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज ए टेंडेंसी टू अटेन ए कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। तो एलिमेंट क्या करना चाहते हैं, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। ये कुछ हमारे एलिमेंट्स हैं जैसे कि हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, के शेल फील्ड है, नियॉन का एल शेल फील्ड है, आर्गन का एम शेल फील्ड है। अगर मेटल्स की बात करूँ लाइक सोडियम, इसके एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें फील्ड नहीं है। इसमें देखा जाए मैग्नीशियम में 2 है, एल्यूमिनियम में 3 है, पोटेशियम में 1 है, कैल्शियम में 2 है, तो कंप्लीटली फील्ड नहीं है। अगर देखा जाए कुछ नॉन मेटल्स को लाइक ऑक्सीजन, तो इसके आउटर मोस्ट में 6 है, फ्लोरीन के में 7 है, फॉस्फोरस में 5 है, सल्फर में 6 है और क्लोरीन में 7 है। तो कहीं ना कहीं इसी इनकम्प्लीट ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एलिमेंट्स क्या करते हैं, रिएक्ट करना चाहते हैं। अब हमको मालूम है भाई देखो कि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है हमारा आउटर मोस्ट में, अगर ये इसको दे दे, अगर ये इसको डोनेट कर दे तो एम शेल बचेगा ही नहीं और हम बोल सकते हैं कि सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो वो हमारे लिए फायदा हो गया नहीं हो गया, सोडियम को स्टेबिलिटी मिल गई। लेकिन अंतर ये आया कि सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो वो Na+ बन गया। अब Na+, इसी तरीके से ध्यान से देखो, अगर क्लोरीन की बात की जाए तो 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन दिया था वो क्लोरीन एक्सेप्ट कर ले तो इसके पास कितने हो जाएंगे, इसके पास 7 से 8 हो जाएंगे, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन होगा क्या, यहाँ पे Cl- बन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो माइनस और 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस। अब इस प्लस में और इस माइनस में तो बेटा अट्रैक्शन हो सकता है ना, इन दोनों में अट्रैक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा उस अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो अट्रैक्शन होता है इस अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस अट्रैक्शन का दूसरा नाम दे दिया जाता है आयनिक बॉन्ड। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जब भी मेटल और नॉन मेटल आपस में जुड़ते हैं तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रहता है और वो एक एग्रीगेट ऑफ आयंस होता है, आयंस का आपस में जुड़ा हुआ वो एक कॉम्बिनेशन रहता है जो कि हम उसको आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो आपको समझ आ चुका होगा क्यों मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करता है, इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी। व्हाट टाइप ऑफ स्टेबिलिटी, द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, जिसकी वजह से ये हमारा मेटल नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं। देन अगर हम बात करें यहाँ पे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, मेटल और नॉन मेटल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। सो सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, सोडियम में आउटर मोस्ट में जैसा मैंने आपको बताया 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन में देखा जाए तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये किसको मिल जाता है, क्लोरीन को। जब इसका 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा शेल गायब, तो K और L शेल बचा। यहाँ पे क्लोरीन के पास 7 थे, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो इसके पास 8 हो गए, Cl से बना Cl-, Na से बना Na+, Na से यहाँ पे बन गया हमारा बेटा Na+ बन गया। सो सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, इफ इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम M शेल देन इट्स L शेल बिकम्स द आउटर मोस्ट शेल, एक इधर से चला गया तो L आउटर मोस्ट बन गया giving a stable octet. Now the number of electrons is 10 but the nucleus has 11
प्रोटॉन्स। अब आउट इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन तो 10 बचे, लेकिन प्रोटॉन 11 है, तो ओवरऑल चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल एंड नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो इसको कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम इज टेकन अप बाय क्लोरीन, thus chlorine gets a stable octet and total 18 electron in KLM shell, जो मैं आपको बताया अभी KLM shell, but its nucleus has only 17 protons। so इसमें यहाँ पे क्लोरीन को अगर देखा जाए तो क्लोरीन के पास क्या है, यहाँ पे 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन सोडियम के पास क्या होता है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ओवरऑल इस पे पॉजिटिव चार्ज और ओवरऑल इस पे नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है और उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो बीइंग अपोजिटली चार्ज आयंस, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दस क्लोरीन गेट्स ए स्टेबल ऑक्टेट बाई and total 18 electrons, but its nucleus has only 17 protons, so the chlorine atom gets a unit negative charge forming a chloride anion। thus Na and chlorine have a give and take relation। यहाँ पे एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने गेन किया। being oppositely charged sodium and chlorine ions are held by strong electrostatic force of attraction to exist as sodium chloride। so NaCl does not exist as a molecule but एग्रीगेट्स ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस। तो NaCl में आप अब नमक खाओगे तो वो एक मॉलिक्यूल नहीं होता है, वो बेसिकली बहुत सारे Na+ और Cl- का एक एग्रीगेट होता है, जो कि हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, जिसको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए, अगर आप मैग्नीशियम क्लोराइड को यहाँ पे देखेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है, देखिए। सो फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, तो सिमिलरली आपको पूछा जा सकता है तो आप इसी तरीके से बनेंगे, पहले लिखेंगे मैग्नीशियम, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, यानी कि ये K हो गया, ये L हो गया, M हो गया। सो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 हुआ। जैसे 28 हुआ इस पे 2+ का चार्ज आएगा। क्लोरीन 287 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Cl- का चार्ज आएगा 288, और आप इसको इस तरह से दिखाएंगे Mg ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो एक ये गेन करेगा, एक ये गेन करेगा, तो Mg पे 2+ बनेगा और 2 Cl होंगे और 2 Cl पे एक माइनस का चार्ज आएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा हमारा MgCl2। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल टू ए नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं या आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो आप इस डेफिनेशन को लिख देंगे और आपका सवाल सही हो जाएगा। तो समझ आया आपको क्यों नॉन मेटल मेटल रिएक्ट करते हैं, क्योंकि मेटल के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की और नॉन मेटल के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो आपको यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी के बारे में पता चला कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन रखते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं, जो कि हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है मेटल और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी के लिए। जब मेटल डोनेट करेगा तो कैटायन बनेगा, पॉजिटिव चार्ज आयन, इसको कैटायन बोलते हैं, और जब नॉन मेटल गेन करेगा तो नेगेटिवली चार्ज आयन बनेगा, एनायन बोलते हैं। और कैटायन और एनायन में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से एक बॉन्ड फॉर्म होगा और उस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, और इस तरह के जो कंपाउंड होंगे उनको आयनिक कंपाउंड्स बोला जाएगा। अब हम उसके बाद बात करते हैं कि ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखो बेटा आयनिक कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, टेक अ सॉल्ट सैंपल लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड, हीट ईच सैंपल ऑन द फ्लेम यूजिंग ए स्पैचुला, दे डू नॉट मेल्ट, flame color changes, so we can say that they have high melting point, इनका melting point high है, but they show characteristic color to the flame। so make a circuit and insert the electrodes into a solution of each salt solution and conduct electricity। दूसरी चीज मैंने क्या देखी कि जब मैं इनका एक्वा सॉल्यूशन बनाता हूँ, वाटर में डिजोल्व करता हूँ, so they show electrical conductivity, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड इन एक्वा सॉल्यूशन शो कंडक्टिविटी, ये कंडक्टेंस को शो करते हैं। अगला हम लोग देखते हैं सो फिजिकल नेचर क्या है। सो दे आर सॉलिड एंड हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। पहली प्रॉपर्टी होगी ये हार्ड होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे। दे आर ब्रिटल, इसको तोड़ेंगे पीसेस में ब्रेक करेगा, ब्रिटल होता है। दिस इज बिकॉज मच एनर्जी and they have high melting and boiling point, this is because much energy is needed to break the strong interionic attraction। दूसरा पॉइंट हो गया मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा इसका,
तो हम यहाँ पे अगर देखें तो पहला नेचर फिजिकल नेचर हमारा स्ट्रांग होंगे, हार्ड होंगे। दूसरा हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा। तीसरा सॉल्युबिलिटी, दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन कैरोसिन, पेट्रोल एटसेट्रा, बिकॉज ये पोलर होते हैं और पोलर चीज़ पोलर में ही सॉल्युबल होती है, नॉन पोलर चीज़ नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होती है। ये कुछ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1074 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट होता है 1686 केल्विन। LICL के बारे में दिया हुआ है। तो ये बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि इंटरस्टैटिक इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट को शो कर रहा है। देन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी ऑल नो दैट दीज कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन एक्वस फेज और इन मोल्टन स्टेट। सो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट अकर्स थ्रू ए सॉल्यूशन बाय द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो याद रखेंगे कि जैसे ही सॉल्ट वाटर को यहाँ पे आपने रखा तो कंडक्शन जो होगा वो हमारा चार्ज पार्टिकल, क्योंकि इसमें मान लो Na+ और Cl- आयन होंगे, तो ये आयन्स हमारे ड्रैग करते हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ, अपोजिट चार्ज प्लेट्स की तरफ, जिससे कंडक्शन होता है। इस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयन, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड आयन्स मूव टू अपोजिट इलेक्ट्रोड्स यानी कि अपोजिट प्लेट्स। सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये ध्यान रखेंगे। तो आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए क्या जरूरी है, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए फ्री आयन जरूरी हैं, और वो कब मिलेंगे, या तो मोल्टन स्टेट में या फिर हमारा एक्वस स्टेट में, डिजोल्व वाटर डिजोल्व फॉर्म में, लेकिन कभी भी सॉलिड फॉर्म में हमको कंडक्शन नहीं देखने को मिलेगा। बिकॉज आयन्स कैन नॉट मूव ड्यू टू रिजिडिटी बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट because electrostatic force of attraction between ions are overcome due to heat, thus the ions move freely and conduct electricity। तो आप याद रखेंगे कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये कब ये कंडक्शन शो करेंगे, आइदर इन द aqueous state, water dissolved state or in molten state, but they do not conduct electricity, but they do not conduct electricity in solid state। molten state में और आयनिक और aqueous state में ही आपको यहाँ पे कंडक्टिविटी को देखना है। देन कमिंग टू द, ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लिया है मेटल और नॉन मेटल की। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अकरेंस ऑफ मेटल। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है कि मेटल जो होते हैं कैसे अकर करते हैं। अब बेटा इसको मेटलर्जी भी बोला जाता है, इस पार्ट को मेटलर्जी भी हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मेटल्स को कैसे, मेटल्स पहले तो हम पता करें कि मेटल जो है हमारा कैसे मिल रहा है, मेटल्स कैसे अकर कर रहा है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस मेटल को हम लोग कैसे निकालते हैं, उसको निकालने के लिए क्या प्रोसेस का हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ता है। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। दैट इज द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। हम सबको मालूम है कि अर्थ क्रस्ट जो होता है वो मेटल्स का मेजर सोर्स है, वहाँ से मेटल्स हमको मिलता है। दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट और एज कंपाउंड्स। कुछ मेटल्स हमको फ्री मिलते हैं, लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये फ्री मिलेगा, लेकिन कुछ मेटल जो होते हैं वो हमको जुड़े हुए मिलेंगे। अब बेटा देखो, जुड़े हुए या फ्री स्टेट में मिलने का रीज़न है, अगर मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो फ्री नहीं मिलने वाला है, वो किसी के साथ जुड़ेगा। अगर मेटल हमारा बहुत कम रिएक्टिव है या नोबल मेटल है तो बेटा वो फ्री मिलेगा, वो किसी के साथ जुड़ना पसंद नहीं करेगा। सो सी वाटर, यहाँ पे एक और चीज़ है, सी वाटर ऑल्सो कंटेन सॉल्युबल सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एटसेट्रा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम हमको सोडियम क्लोराइड फॉर्म में मिल रहा है, मैग्नीशियम हमको मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म में मिल रहा है। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। जो एलिमेंट और कंपाउंड अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं उनको मिनरल्स बोलते हैं। एंड मिनरल कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल आर कॉल्ड ओर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिनरल और ओर के रिगार्डिंग। और ऐसा मिनरल, तो आपको क्या पता चला, मिनरल जो हमारा कंपाउंड फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में मिल रहा है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का मेटल है और उसको मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, प्रॉफिट कर सकता हूँ, तो उस पर्टिकुलर मिनरल को नाम दे दिया जाता है ओर्स। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ध्यान से सुनो, द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर मिनरल। जो नेचुरली मिल रहा है वो मिनरल है, लेकिन द मिनरल दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, जिसको प्रॉफिटेबली निकाला जा सकता है, उसको क्या बोला जाता है बेटा, ओर्स बोला जाता है। तो आप दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि मिनरल तो हर चीज़ है, लेकिन ओर सिर्फ उसी मिनरल को बोला गया जो कि जिससे कि प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो बोला जा सकता है कि सारे ओर्स तो मिनरल हैं, बट सारे मिनरल ओर्स नहीं होते, सिर्फ वही मिनरल ओर्स होते हैं जो कि हमारे प्रॉफिटेबली मेटल एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं।
सो बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी, अब रिएक्टिविटी के बेसिस पे कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, इसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम में होते हैं एक्टिविटी, दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट। तो इनको सिर्फ प्योर किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, फ्री स्टेट में मिलते हैं। लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर आर ऑल्सो फाउंड whereas copper and silver are also found in the combined state at sulfide ore or oxide ore. Metals of medium reactivity, metals in the middle of the activity series like zinc, Fe, Pb etc. found mainly as oxide, sulfide or carbonates. Metals of high reactivity that are present at the top of the activity series, they are never found in nature in the free state. ये कभी भी free state में नहीं मिलते. Ores of many metals are oxide. So this is because oxygen is very reactive and very abundant on the earth. बहुत सारे जो मेटल के ओर्स हैं हमको ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं, और ये इसलिए क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, उसके साथ साथ मेटल जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव है, तो ऑक्सीजन के साथ इजीली कंबाइन कर जाते हैं। अब एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, तो ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैसे आप एक्सट्रैक्शन करेंगे, तो क्या क्या स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओर में से एक्चुअली क्या होता है, जब आप ओर को देखेंगे, ओर में दो चीज़ें होती हैं। ओर में आपका होता है मिनरल, और मिनरल के साथ होता है गैंग या फिर मैट्रिक्स बोला जाता है इसको। ये धूल, मिट्टी, पत्थर और ये सब प्रेजेंट होता है जो कि काम का नहीं होता है। इन दोनों को मिला के ओर हम लोग बोल देते हैं। तो ओर में से हम इस पार्ट को जब हटा देते हैं तो उसमें मिनरल की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, मिनरल रिच हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। उसके बाद बात करें, जब ओर को कंसंट्रेट कर लेते हैं तो देखा जाता है कि हम किस ओर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कौन सी ओर को हम लोग किस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे होता है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी है, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी है, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी है। मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी को सिर्फ एक ही प्रोसेस से बता सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, सिंपल प्योर मेटल हमको यहाँ से मिल जाएगा। यदि मेटल मीडियम रिएक्टिविटी का है तो या तो उसका कार्बोनेट ओर होगा या उसका सल्फाइड ओर होगा। कार्बोनेट ओर के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है वो कैल्सिनेशन होता है। कैल्सिनेशन में हम लोग सिंपल इसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय हीटिंग इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बाय हीटिंग इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जब लिमिटेड सप्लाई, क्योंकि देखो कार्बोनेट है ऑलरेडी, उसके पास ऑक्सीजन रिचनेस है, तो ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में हीट करते हैं तो उसको कैल्सिनेशन। अगर सल्फाइड ओर है तो उसके लिए जो टॉपिक है, जो प्रोसेस है वो रोस्टिंग है, और रोस्टिंग में भी हीटिंग होती है बट इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। हीटिंग करते हैं ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जिससे कि जो सल्फाइड ओर है किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्साइड में। फिर ऑक्साइड को रिड्यूस कर लिया जाता है, रिड्यूस करने के बाद मेटल को प्यूरिफाई कर लिया जाता है। अगर लो रिएक्टिविटी का मेटल है, लाइक आपका कॉपर है या सिल्वर है, तो वो सल्फाइड ओर में मिलता है। तो सल्फाइड ओर है तो आपको मालूम है रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग से मेटल मिल जाएगा और मेटल को देन फिर रिफाइन कर लिया जाता है। तो ये तरीका है जो कि आप इस्तेमाल करते हो अकरेंस के लिए, मेटल को किस तरह से हमको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। अब हम बात करें एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। तो एनरिचमेंट कैसे किया जाता है, एनरिचमेंट करने के 3 तरीके होते हैं मेजर। सो ओर्स आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एटसेट्रा, दैट आर कॉल्ड एज गैंग आर रिमूव्ड बाय वेरियस सेपरेशन टेक्निक बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैंग एंड ओर। अब ओर और गैंग में क्या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, तो हम सबसे पहला जो तरीका, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तो ये टिन ऑक्साइड है, इसके साथ ये गैंग, मिट्टी, धूल मिट्टी एक्स्ट्रा जो है वो गैंग बोला जाता है। अब क्या क्या तरीके हैं, पहला है मैग्नेटिक सेपरेशन। सिंपल है, अगर हमारी मैग्नेटिक ओर है या फिर गैंग मैग्नेटिक है तो हम उसको पाउडर फॉर्म में इसके थ्रू गुजारते हैं। ये मैग्नेटिक रोलर, ये नॉन मैग्नेटिक रोलर। तो क्या होगा, जैसे ही ये हमारा मैग्नेटिक पार्टिकल इससे चिपकेगा तो मैग्नेटिक पार्टिकल चिपका रहेगा, लेकिन और या फिर जो भी नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी है वो इधर आएगी और मैग्नेटिक इम्प्योरिटी इधर आएगी। तो इससे हम लोग कर सकते हैं। दूसरा है सिंपल हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या किया जाता है, वाटर को फाइन और पाउडर से गुजारा जाता है। तो वॉश के साथ साथ जो होगा वो हमारा जो
इम्प्योरिटी है वो निकल जाएगी और जो हमारा ओर है वो इस तरीके से यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। इसको बोला जाता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। सो इससे क्या किया, हमने इम्प्योरिटी हटा दी और ओर को एनरिच कर दिया पर्टिकुलर मिनरल के लिए, हमने यहाँ पे ओर को एनरिच कर दिया है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्सट्रैक्शन मेटल्स ऑफ लो इन द एक्टिविटी सीरीज। वो मेटल जो एक्टिविटी सीरीज में कम है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसमें आपको ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये अक्सर पिछले बोर्ड्स में भी आया हुआ है कि कैसे हम लोग रिएक्शन करें, या तो डायरेक्टली पूछता है या फिर वो आपसे इसको इनडायरेक्टली पूछेगा। सो ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। इसको सिंपल हीट कर दो। अब इसमें क्या होता है भाई, मर्क्यूरी का होता है, मर्क्यूरी की HgS इस ओर का नाम होता है सिनाबार। ये हीट करने पे पहले कन्वर्ट होती है मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, और उस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को आप फिर से हीट कर दोगे तो मर्करी और ऑक्सीजन गैस आपको अलग मिल जाती है। देन कम्स कॉपर ओर, ऑन हीटिंग इन एयर इट इज रिड्यूस टू कॉपर। सिमिलरली कॉपर सल्फेट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिखो और पढ़ के रट के जाना। कॉपर सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ये कॉपर ऑक्साइड दूसरी कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर बनाता है और SO2 गैस बनाता है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। मर्करी में कुछ नहीं है, मर्करी की सल्फाइड को हीट करोगे मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनेगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट कर दोगे तो मर्करी ऑक्सीजन बनेगा। लेकिन कॉपर सल्फाइड को हीट करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, रोस्टिंग प्रोसेस है ये, देखे जाए तो रोस्टिंग बोला जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा, रोस्टिंग। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। वो कॉपर ऑक्साइड हमारा कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर बना लेगा और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस हमारा अलग हो जाएगा। तो ये बेसिकली मर्क्यूरिक सल्फाइड है। मर्क्यूरी यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना, मर्क्यूरी बन गया। कॉपर है सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड बना और यहाँ पे सिंपल प्योर हमको कॉपर मिल चुका है। तो ये हमारा जो लो है रिएक्टिविटी में, उनको हमने यहाँ पे देख लिया कैसे इनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। अगला है बेटा मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। वो मेटल जो एक्टिविटी सीरीज में मिडल होते हैं, जैसे कि जिंक, एल्यूमिनियम। तो मैंने आपको बताया दो प्रोसेस यूज करेंगे, आइदर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है दोनों ही रिएक्शंस। सो दीज आर प्रेजेंट एज सल्फाइड एज कार्बोनेट्स इन नेचर। इट इज ईजियर टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। मेटल को उसके ऑक्साइड से निकालना आसान है, तो हम क्या करते हैं, सल्फाइड और कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। So the metal sulfide and carbonate are converted into metal oxide. The sulfide ores are converted into oxide by heating strongly in presence of excess of air, and this process is called roasting. इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा, रोस्टिंग बोला जाता है। जब मेटल के सल्फाइड को एक्सेस ऑक्सीजन में हीट करके मेटल ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, और द कार्बोनेट ओर आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। दिस इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन। याद रखना, C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन, ऐसे याद रख पाओगे। सल्फाइड और बचा हुआ सल्फाइड जो होगा वो रोस्टिंग हो जाएगा। तो कॉपर कार्बोनेट को सिर्फ हीट करते हैं, जिंक कार्बोनेट को, जिंक के कार्बोनेट को हीट किया, जिंक ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप इजीली ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हो। जब ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है तो इन ऑक्साइड्स को रिड्यूस किया जाता है, ऑक्सीजन हटा दी जाती है, इन ऑक्साइड्स को रिड्यूस किया जाता है, और उसके रिडक्शन के बाद हम वहां से प्योर मेटल को निकाल सकते हैं। तो कैसे रिड्यूस किया जाता है, सो मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। कार्बन के साथ हीट करेंगे, सो कार्बन ये कोक फॉर्म होती है, बेसिकली कोक कार्बन की एक फॉर्म है। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है और जिंक को रिड्यूस कर देता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन फॉर रिड्यूसिंग टू जिंक। रिडक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे कि मैग्नीज ऑक्साइड है, हमको इसको मैग्नीज में कन्वर्ट करना है, तो कोई हाईली रिएक्टिव मेटल ले ले, तो हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Al2O3 बना लिया और मैग्नीज अलग हो गया। लेकिन ये जो रिएक्शन होती है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, बहुत ज़्यादा हीट यहाँ पे रिलीज होती है। सो रिडक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द हाईली रिएक्टिव मेटल आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। Heating of magnesium dioxide with aluminium powder, here MnO is reduced and aluminium is oxidized। MnO2 reduce हो गया और aluminium oxidize होकर Al2O3 बना लिया। तो ये दो तरीके हैं, या तो कार्बन के साथ हीट कर दो या फिर कोई हायर रिएक्टिविटी का मेटल यूज कर लें और उसके साथ हम उसको हीट कर दें, तो हमारे यहाँ पे सिंपल मेटल हमको मिल जाएगा। उसके बाद इससे एक बहुत अहम रिएक्शन हमारी यहाँ पे बनती है, इससे बहुत अहम रिएक्शन हमारी यहाँ पे
बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन मेटल्स। इसमें क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक, सो मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन मॉल्टन स्टेट। ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है और ये मॉल्टन स्टेट में रिएक्शन किया जाता है। तो इसमें अगर मैं Fe के साथ इसको कराऊं, सो द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स एंड क्रैक्ड मशीनरी पार्ट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन या फिर इसको थर्मिट वेल्डिंग भी बोलते हैं। क्या किया हमने, Fe2O3 को Al के साथ रिएक्शन कराया, यहाँ पे Fe जो होता है इतनी हीट रिलीज होती है कि लिक्विड फॉर्म में मिला, लिक्विड फॉर्म में मिला तो हम इसको दो रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं इनको जोड़ने के काम में यूज कर लेते हैं और इसको बोलते हैं थर्मिट प्रोसेस। ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कुछ नहीं है, सिंपल रिएक्शन है। ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के पास चली गई, हीट रिलीज हुई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और Fe हमारा पिघल के यहाँ पे जुड़ गया है। तो ये रिएक्शन हमारा इस तरीके से, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कार्बोनेट सल्फाइड और को उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, फिर उनको रिड्यूस किया बाय आइदर यूजिंग कार्बन और कोक और आइदर यूजिंग सम मेटल्स which are more reactive and can react with the less reactive metal to form pure metal। और प्योर मेटल हमारे यहाँ पे लिक्विड स्टेट में मिलेगा, तो आप इसका ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग इस थर्मिट रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। देन अब जो टॉप मेटल ऑफ टॉप रिएक्टिविटी है, जो हाईली रिएक्टिव है, इसके लिए मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं। सो हाईली रिएक्टिव मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन, because carbon cannot reduce the oxides of sodium, magnesium, calcium, aluminum etc. because they have more affinity for oxygen than carbon। तो इनकी एफिनिटी कार्बन की एफिनिटी से ज़्यादा है ऑक्सीजन के लिए। सो दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में क्या होता है, लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मॉल्टन क्लोराइड्स। द मेटल आर डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड। तो सिंपल यहाँ पे क्या होता है, आप इस रिएक्शन को पहले भी देख चुके होंगे। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको मेल्ट कर लिया, तो मेल्ट करने पे सिर्फ सोडियम और क्लोरीन मिलेगा। बैटरी से जोड़ेंगे तो एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, सीधी सी बात है भाई। सोडियम जो है नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा, क्लोरीन पॉजिटिव टर्मिनल पे। सोडियम मेटल होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव पे कैथोड पे क्या होगा, Na+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Na सॉलिड बनाएगा और एनोड पे क्लोरीन माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्लोरीन गैस बनाएगी, जिसकी वजह से Na अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हम लोग यहाँ पे करेंगे तो उससे बनाते हैं। उसके बाद हम लोग देखें नेक्स्ट रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब रिफाइनिंग में इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है और ये कॉपर के लिए आप करते हैं, मेनली कॉपर का आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोलिसिस अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन था और ये रिफाइनिंग है। रिफाइनिंग में क्या करते हैं, जैसे कोई हमने कॉपर को निकाला, कॉपर इम्प्योर है, अभी उसमें इम्प्योरिटी किस चीज़ की होती है, अदर एलिमेंट लाइक जिंक की इम्प्योरिटी हो सकती है, सिल्वर की, गोल्ड की, प्लेटिनम की इम्प्योरिटी हो सकती है, तो उस इम्प्योरिटी को निकालने के लिए करते हैं। इस प्रोसेस में हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल को, सेम वही प्रोसेस रहेगा, इम्प्योर मेटल को बनाते हैं हम लोग एनोड और प्योर मेटल को हम लोग बनाते हैं कैथोड। और यहाँ पे हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं किसका, जो हमको मेटल चाहिए, मेटल टू बी प्योर्ड, जो हमको मेटल को प्योरीफाई करना है उसका सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेता हूँ। कॉपर अगर मेरे को चाहिए तो इम्प्योर कॉपर लूंगा, यहाँ प्योर कॉपर लूंगा। क्या होगा कि कॉपर यहाँ +2 जो है वो तो इस पे डिपॉजिट होगा और यहाँ का कॉपर जो है कॉपर +2 फॉर्म में निकलना शुरू हो जाएगा। कॉपर +2 यहाँ से जाके यहाँ पे जाएगा, कुछ टाइम बाद ये ग्रो करेगा साइज में, इसका मास बढ़ता जाएगा, इस पर डिपॉजिट होगा और ये धीरे धीरे डिकम्पोज होकर खत्म हो जाएगा और सारा का सारा कॉपर प्योर फॉर्म में इस पर चला जाएगा। जो वहाँ पे इम्प्योरिटी होती है वो नहीं जा पाती, तो इम्प्योरिटी हमारा नीचे यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है और इस इम्प्योरिटी को हम लोग बोलते हैं एनोड मड। इस इंप्योरिटी को क्या बोला जाता है, एनोड मड बोला जाता है और हमारा प्योर यहाँ से आर्टिकल को निकाल लिया जाता है। सो इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, Ag, Au आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली। In this process, impure metal is made anode and thin strip of pure metal is made cathode. A solution of the metal salt is used as an electrolyte. और कौन सा सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, जो मेटल हमको यूज करना है रिफाइन करने के लिए, उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन यूज करते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं सो दैट यहाँ पे हमारा इजीली
ट्रांसफर ऑफ आयंस हो सके. सो ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड dissolves the electrolyte and equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ से नीचे सॉल्यूशन में जाएगा और सॉल्यूशन से इस एनोड पार्ट पे, सॉरी कैथोड पार्ट पे डिपॉजिट होगा. द soluble impurities go into the solution and the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode which is called as anode mud. अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में ये आ सकता है 5 नंबर में सवाल, तो आप ध्यान से देखेंगे. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में इलेक्ट्रोलाइट एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, एनोड इम्प्योर कॉपर का होगा, कैथोड प्योर कॉपर का होगा. सो प्योर कॉपर जो डिपॉजिट होगा वो कहाँ पे डिपॉजिट होगा बेटा, आपका कैथोड वाले पार्ट पे. तो ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हो चुकी है. बेसिक फंडामेंटल सब में यही रहने वाला है. सो देन अगेन कम्स लास्ट टॉपिक ऑफ दिस, दैट इज कोरोजन. कोरोजन हम सबको मालूम है, द स्लोली ईटिंग अप ऑफ द मेटल बाई एटमॉस्फेरिक गैसेज, वाटर, मॉइस्चर एटसेट्रा. सो सिल्वर आर्टिकल्स, अब कोरोजन कहाँ पे होता है आपने देखा होगा. सिल्वर आर्टिकल्स जो होते हैं ये ब्लैक हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, ठीक है. दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट विद सल्फर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड. कॉपर जो है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेता है और शाइनी ब्राउन सरफेस जो है वो ग्रीन कोट में चेंज हो जाता है. इसकी रीज़न होता है क्योंकि वहाँ पे कॉपर कार्बोनेट बन जाता है. आयरन को अगर बहुत टाइम तक बाहर छोड़ दिया जाए तो इस पे भी एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं. तो ये हमारा कॉपर का, ये कॉपर की रस्ट हो गई, सिल्वर की रस्ट हो गई और ये हमारी आयरन की रस्ट हो गई है. अब कंडीशंस क्या है हमारी रस्टिंग होने के लिए. सो कंडीशन है हमारे पास, मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो पहला तो हमारे पास एयर होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए. सो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में क्या किया, 3 टेस्ट ट्यूब ली ABC, एक में वाटर डाला, ठीक है. पोर बॉइल्ड distilled water in test tube B and 1 ml oil and cork it. The oil floats on water and prevents air from going into the वाटर. थर्ड में क्या लिया, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ले लिया. कैल्शियम क्लोराइड की ये खासियत होती है कि वो एयर में से जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. आफ्टर फ्यू डेज द आयरन नेल रस्ट इन ए बिकॉज दे आर एक्सपोज टू बोथ एयर एंड वाटर, वेयर एज इन टेस्ट ट्यूब बी द नेल आर एक्सपोज टू ओनली वाटर, सो दे डू नॉट रस्ट. बी में वाटर ऑयल था तो ऑक्सीजन नहीं जाने दी एयर, तो ये रस्ट नहीं हो पाया. और सी में कैल्शियम क्लोराइड था जो कि हमारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, इस वजह से भी रस्ट नहीं हुआ. इन टेस्ट ट्यूब सी नेल्स आर एक्सपोज टू ओनली ड्राई एयर, सो दे डू नॉट रस्ट. दिस शोज दैट बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर नीडेड फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन. तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि एयर और मॉइस्चर दोनों ही ज़रूरी होता है आयरन की रस्टिंग के लिए. अगला है लास्ट टॉपिक, प्रिवेंशन कैसे किया जाए. हम सब लोग जानते हैं प्रिवेंशन, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और एलॉइंग, ये सब तरीके हैं जिससे हम रस्टिंग को बचा सकते हैं. गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कोटिंग ऑफ स्टील एंड आयरन विद ए लेयर ऑफ जिंक टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग. क्योंकि जिंक के ऊपर क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर बनती है जिंक ऑक्साइड की, सबसे पहले शुरुआत में जो मैंने आपको बताया था. द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड हेंस कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज. तो जिंक जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिससे कि वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है और अंदर के आयरन मेटल को वो बचाता है. तो इसमें हमने देखा कि रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट किया जाता है. दूसरा है अलॉइंग. अलॉइंग एक और मेथड होता है. अलॉइंग में हम क्या करते हैं, मेटल्स को मिक्सअप करते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं जिससे उसकी रेस्टिंग प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है, जिससे उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आता है. सो अलॉइंग इज ए मेथड ऑफ एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंसेज लाइक मेटल और नॉन मेटल टू अ मेटल टू गेट न्यू डिजायर्ड प्रॉपर्टीज. सच अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड अलॉय. तो होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है उसको हम अलॉय बोलते हैं और इसको हम लोग अलॉय बनाते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज गेन करने के लिए. जैसे कि हमको नॉन कोरोसिव मटेरियल चाहिए लाइक स्टील. सो इन दिस द प्राइमरी मेटल इज मेल्टेड एंड द अदर एलिमेंट आर डिसॉल्व्ड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन. इट इज देन कूल टू रूम टेम्परेचर. फिर उसको ठंडा करते हैं और हमारा अलॉय बन जाता है. एग्जाम्पल्स, प्योर आयरन इज नेवर यूज बिकॉज इट इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेज इजिली व्हेन हॉट. सो इट इज मिक्सड विद कार्बन टू बिकम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. अगला है आयरन विद निकल एंड क्रोमियम फॉर्म स्टेनलेस स्टील. इट इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट. Pure gold is very soft, so it is not suitable to make jewelry, so it is alloyed with silver or copper to make it hard. In India 22 karat gold is used to make ornament. 22 parts pure gold plus 2 parts of copper or Ag. So it is the alloy process. Examples क्या है, the alloy containing mercury is called amalgam. Electrical conductivity and melting point of alloy is less than that of pure metal.
brass is also a alloy of copper and zinc, bronze is also a alloy of copper and tin. They are good conductor of electricity, sorry, they are not good conductor of electricity. Solder is a alloy which has low melting point and it is used for welding electrical wires. आपने देखा होगा जो हम लोगों के इलेक्ट्रिकल सर्किट पे जो लगाया जाता है जो पेस्ट किया जाता है उन दोनों को, वो सोल्डर से ही किया जाता है. और लास्ट हमारा यहाँ पे है The wonderful ancient Indian metallurgy is the iron pillar near the Qutub Minar in Delhi has a high quality of rust resistance and it is 8 meter high and weight 6 tons. तो ये जो है ये रस्ट नहीं होता है, ये हमारा रस्ट रेजिस्टेंस है बिकॉज इट इज़ एन अलॉय. सो आज के चैप्टर में हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ को देखा, मेटल नॉन मेटल कैसे कंबाइन करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है और मेटल ख़राब जो होता है कोरोजन उससे कैसे बचें और उसमें होता क्या है. सो इन दिस चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक्स. सो आई विश यू गुड लक एंड डू बेस्ट इन योर एग्जाम. सो लेट्स end this topic here and we will meet with some other topic in the next class. So thank you all for watching the video.